हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन एरर एंड एनालिसिस भी पढ़ना है हम लोग को। हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ यूनिट्स की। ये चैप्टर है, यूनिट्स पढ़ने हैं, डायमेंशन पढ़ने हैं एंड एरर एनालिसिस पढ़ने हैं। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग, एरर को लास्ट में पढ़ेंगे, पहले पढ़ते हैं यूनिट्स। तो यूनिट्स में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी किसको कह सकते हैं? जिसको आप मेजरमेंट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, है ना। दोज क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, जिसको हम लोग माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ है, लेंथ को मापते हैं और किस में मापते हैं? मीटर में। तो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। उसी तरह से मास को अगर हम लोग मेजरमेंट करते हैं किलोग्राम में, तो मास क्या हो गई? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। जैसे कि मास है तो मास को मेजरमेंट करते हैं क्या? किलोग्राम में। तो ये सब के सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तमाम जो फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का आप नाम सुने हैं, इसमें 7 होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसमें लेंथ को कंसीडर करते हैं, लेंथ, मास को कंसीडर करते हैं, टाइम को कंसीडर करते हैं, लेंथ, टेम्परेचर को कंसीडर करते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। 7 नंबर जो है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और है डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी में वैसी फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरों पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन अदर, डिपेंड्स ऑन अदर, जो दूसरों पर डिपेंड करती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? डेराइव फिजिकल क्वांटिटी नाम देते हैं, यानी डिपेंड्स ऑन अदर। जैसे कि आपने पढ़ा होगा स्पीड, स्पीड पढ़ा होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बटे टाइम। स्पीड डिवाइडेड बटे टाइम, यानी लेंथ डिवाइडेड बटे, इसको लेंथ भी लिख सकते हैं, लेंथ डिवाइडेड बटे टाइम, यानी एल डिवाइडेड बटे क्या है? टी, और ये हो गई क्या? स्पीड। उसी तरह से क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में क्या हो गई? स्पीड और डिवाइडेड बटे टाइम, स्पीड डिवाइडेड बटे टाइम। और यहाँ पे स्पीड, स्पीड को क्या लिखेंगे? लेंथ, लेंथ बाई टाइम, लेंथ बाई टाइम इनटू टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लेंथ बाई टाइम इनटू टाइम। तो ये सब क्या है? ये सब डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है, इसको बोलते हैं डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। और ये सब क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी किस पर डिपेंड कर रही है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर। क्लियर? तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। हम लोग पढ़ते क्या है? यूनिट्स। तो पहला यूनिट्स जो है, उसके बाद डायमेंशन पढ़ेंगे और फिर एरर के बात करेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं यूनिट्स। यूनिट्स किसको बोलते हैं? यूनिट्स का मतलब होता है
वैसा इंस्ट्रूमेंट्स या वैसा डिवाइस जिससे हम लोग क्या करते हैं, उसको मेजरमेंट करते हैं, है ना, मेजरमेंट करते हैं। तो यूनिट्स स्टैंडर्ड है ना, एक स्टैंडर्ड डिवाइस जिससे हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो इस रूप में लिखते हैं, जैसे x इजिकल टू एन इंटू यू, इसी फॉर्मेट में लिखते हैं, इसी फॉर्मेट में लिखा जाता है, x बराबर n इंटू यू। तो x क्या है, x एनी फिजिकल क्वांटिटी, x एनी फिजिकल क्वांटिटी, और n जो है वो नंबर है, इसको नंबर कहते हैं। U है वो है यूनिट्स, x एनी फिजिकल क्वांटिटी, n नंबर, और U जो है यूनिट्स इसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं क्या कि लेंथ ऑफ वायर, एक वायर है उसकी लंबाई जो है वो 100 मीटर ऐसे है, 100 मीटर लंबा है कोई वायर। तो लेंथ जो हो गया वो क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी हुई x, और ये जो हो गई वो क्या हो गई, नंबर हो गई, और ये हो गई क्या है, यूनिट। तो x बराबर n इंटू यू, x इज इक्वल टू 100, ये नंबर है कितना टाइम्स, यानी कहने का मतलब है कि आपके पास एक कोई वायर है और एक आपको 1 मीटर का स्केल है। इसका क्या मतलब है ये समझिए। सपोज दैट कोई इस तरह से वायर है और ये 100 मीटर है। अब ये 100 मीटर वायर कैसे पता चला, यहाँ पर एक स्केल है, ये 1 मीटर का स्केल है। तो इस पर क्या करते हैं, इस स्केल को यहाँ पर ऐसे रखते हैं और फिर यहाँ पर क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, फिर यहाँ पर इस तरह से इसको रखते हैं और यहाँ पर मार्क कर देते हैं, और इस तरह से कितनी बार करेंगे, 100 टाइम्स। इस तरह से आप 100 टाइम्स इस वायर पर इस स्केल को फिट करेंगे। क्लियर है? इस स्केल को यहाँ पे 100 टाइम्स इस मेटल वायर पर या सिंपली वायर पर आप करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इसका मतलब हुआ कि x इजिकल टू 100 मीटर, है ना। इसका मतलब हुआ कि लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू, इसका मतलब हुआ इज इक्वल टू 100 टाइम्स मीटर स्केल। जो मीटर स्केल है उसका 100 टाइम्स है। दूसरी बात कि x बराबर जो आप NU लिखे हैं वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये क्या है, कांस्टेंट है। अब कैसे, इसको समझिए। जैसे x बराबर लिखा हुआ है, x इक्वल टू लिखा हुआ क्या, 100 मीटर। इसी को क्या लिख सकते हैं, x2 इजिकल टू है ना 10,000 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो x1 इजिकल टू 100 मीटर और x2 इजिकल टू 1000 सेंटीमीटर, ऐसा है। तो इसको क्या लिखेंगे, 100 मीटर
काफ़ी सिंपल है, कठिन नहीं है, काफ़ी सिंपल है। तो अब क्या करते हैं अपन, x1 इक्वल टू x2 100 मीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, ऐसा मैंने लिखा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि N1 U1 इज इक्वल टू N2 और U2, क्योंकि N1 इक्वल टू कितनी है, 100 है, U1 इक्वल टू क्या है, मीटर, N2 इक्वल टू 10,000 और U2 इज इक्वल टू सेंटीमीटर। क्लियर? तो N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, यानी NU इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि N1/U, नंबर बढ़ेगी तो यूनिट क्या होगी, घटेगी। यूनिट घटने का मतलब कि मीटर ग्रेटर देन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्रेटर देन मिलीमीटर, है कि नहीं? तो इसका मतलब हुआ कि नंबर अगर बढ़ा रहे हैं, जैसे कि 100 नंबर था, अब नंबर क्या हो गया, 10,000 हो गया, तो नंबर बढ़ गया तो यूनिट क्या हो गई, घट गई, मीटर से सेंटीमीटर बन गई। तो x1 बराबर x2, तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर। क्लियर? तो यहाँ से क्वेश्चन हम लोग को रहता है, ऐसे पर हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। अब बात करते हैं इसमें कि यूनिट में भी हम लोग डिवीजन किए हुए हैं, फंडामेंटल यूनिट, है ना, डेराइव्ड यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट जो है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को ही कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट तो पहला है आपको लेंथ है, तो लेंथ का जो यूनिट होगा वो क्या हो गया, मीटर। इसका सिंबल जो होगा वो स्मॉल m होगा। मास है तो इसकी यूनिट जो होगी किलोग्राम, और सिंबल इसका हो गया kg। टाइम है और इसकी यूनिट जो हो गई सेकेंड, और इसकी सिंबल हो गई s। टेम्परेचर और इसकी यूनिट हो गई केल्विन, और सिंबल हो गई के। इलेक्ट्रिक करंट और इसकी यूनिट हो गई एम्पियर, और इसकी सिंबल हो गई कैपिटल A या AMP, कैपिटल A या AMP। लुमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट हो गई कैंडेला, और इसका सिंबल हो गया CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट हो गई मोल, और सिंबल होता है MOL। अब बात करते हैं क्या, डेराइव्ड यूनिट। तो डेराइव्ड यूनिट नीट में आता है, यूनिट लिखने को, नीट के एग्जाम में यूनिट वो लिखने आता है। तो जैसे डेराइव्ड यूनिट में अगर हम बात करें तो ऐसे लिखते हैं, derived unit depends on फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट पर जो डिपेंड करती है उसको हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट, है ना, डेराइव्ड यूनिट। जैसे कि मान लीजिए स्पीड हुआ, तो स्पीड हुआ लेंथ बाई टाइम।
लेंथ बाई टाइम, स्पीड को आप क्या लिखेंगे, लेंथ को लिखेंगे मीटर और टाइम को लिखेंगे सेकेंड, तो पढ़ेंगे इसको मीटर सेकेंड माइनस 1। इस एक्सेलरेशन को क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन को पढ़ेंगे स्पीड, स्पीड बाई टाइम, इसको पढ़ेंगे मीटर सेकेंड माइनस 1 डिवाइडेड बटे सेकेंड, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, मीटर सेकेंड माइनस 2। फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास को पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, केजी, मीटर सेकेंड माइनस 2, इसको पढ़ते हैं न्यूटन, क्या पढ़ते हैं इसको, न्यूटन, सिंबल एन। तो फोर्स का यूनिट जो हो गई न्यूटन हो गई, फोर्स की यूनिट न्यूटन लिखेंगे। इसी तरह से आप यूनिट लिख सकते हैं। अगर आप फार्मूला जानते हैं तो यूनिट काफ़ी आसानी से लिख सकते हैं। फार्मूला की जानकारी होनी चाहिए तो यूनिट आप लिखेंगे। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 1/2 mv का स्क्वायर। तो मास का क्या लिखेंगे, मास का लिखेंगे आप kg, स्पीड का लिखेंगे मीटर स्क्वायर और सेकेंड के पावर 2, तो यहाँ पर लिखेंगे kg मीटर के पावर 2 और सेकेंड के पावर -2। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं जूल और सिंबल जे लिखते हैं, इससे जूल और सिंबल जे लिखते हैं। उसी तरह से अगर वर्क है, वर्क, तो वर्क जो हो गया वो हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया क्या, केजी मीटर सेकेंड के पावर 2 इंटू मीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, केजी लिखेंगे, मीटर के पावर 2 और सेकेंड के पावर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे केजी मीटर के पावर 2 और सेकेंड के पावर -2। इसको क्या लिखेंगे, जूल लिखेंगे, जूल है ना, जूल, सिंबल क्या हो गया, जे, जूल। उसी तरह से टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू होता है F इंटू आर। इसको क्या लिखेंगे, केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, आर को क्या लिखेंगे, मीटर, तो लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर 2, तो यहाँ पर लिखेंगे केजी मीटर के पावर 2 सेकेंड के पावर -2। इसको भी क्या लिख सकते हैं, जूल लिख सकते हैं, है ना। और नेक्स्ट है क्या, हीट, हीट की जो भी यूनिट लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, जूल, है ना। हीट की एनर्जी क्या होती है, यूनिट क्या होती है, जूल। तो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछता है कि कौन सा 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या होगी, सेम होगी। कौन सी 3 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट क्या होगी, सेम होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। इससे वर्क रहेगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी रहेगी, टॉर्क रहेगा। जनरली इसकी जो यूनिट होती है, जनरली न्यूटन मीटर होती है, न्यूटन मीटर। इस तरह की यूनिट कम देखने को मिलती है कि टॉर्क की यूनिट जूल हो। इसका रीज़न है कि टॉर्क एक तरह का फोर्स है जो किसी बॉडी को क्या करता है, घुमाता है, घुमाने में काम आता है। अगर आप किसी बॉडी को घुमा रहे हैं तो उसमें क्या आता है, टॉर्क आता है। तो टॉर्क एनर्जी जैसा नहीं लग रहा है, वो लग कैसा रहा है, फोर्स की तरह लग रहा है। तो जनरली उसको न्यूटन और मीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है। हालांकि ये न्यूटन इंटू मीटर जो है वो एक तरह का एनर्जी जूल ही है एक तरह का,
पर जो वर्क ये करता है, जो काम ये करता है, वो फोर्स की तरह करता है, घुमाना रहता है या किसी नट को खोलना रहता है ना। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह का क्वेश्चन होता है। नोट में कुछ बातें लिखना है जो अक्सर है ना यूज होता है क्वेश्चन सोल्व करने में। तो नोट में ये लिख रहे हैं, पहला नोट ये है कि कोई भी यूनिट होगी ना, एनी नंबर हैविंग नो यूनिट। नंबर का यूनिट नहीं होती है, और जिसका यूनिट नहीं होती है उसको हम लोग यूनिट लेस कहते हैं, और किसी भी फार्मूला में आता है तो उसको वैसा ही छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2m इंटू वी का स्क्वायर, ऐसा था। तो ये नंबर है, ये नंबर हो गया, इसको छोड़ देंगे वैसे ही, केजी लिखेंगे और मीटर पर सेकेंड इसका स्क्वायर लिखेंगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड -2, ऐसा कर सकते हैं। जो नंबर रहेगा उसको आप छोड़ देंगे, तो ऐसे आएगा फार्मूला में 2 आएगा, या पाई भी आएगा, ये भी नंबर है, या ई आएगा, ये भी नंबर है। तो ये सभी का नो यूनिट, इसको बोलेंगे यूनिट लेस। क्या बोलेंगे इसको? यूनिट लेस बोलेंगे। नो यूनिट यानी यूनिट लेस हो गया। ठीक है भाई, तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि फार्मूला में आएगा साइन थीटा एक रख करके। दूसरा है कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैविंग नो यूनिट। जैसे कि साइन थीटा हो गया, साइन थीटा, तो इसको क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस लिखते हैं। तो परपेंडिकुलर को क्या लिखते हैं? लेंथ लिखते हैं, लेंथ। हाइपोटेनस को भी क्या लिखते हैं? लेंथ लिखते हैं। तो साइन थीटा इजिकल टू क्या लिखेंगे? ये मीटर, ये भी क्या हो गया? मीटर। तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो 1 का मतलब हुआ कि उसका कोई यूनिट नहीं होने वाला है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, टैन थीटा हो गया, है ना, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, ये किसी का भी यूनिट नहीं होती। तो अक्सर आपके जो फार्मूला फिजिक्स का होता है उसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा आता ही है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है ना, कि उसकी कोई यूनिट नहीं लिखनी है, छोड़ देना है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर ऐसा हमारे पास सवाल दिया हो, सपोज दैट इस तरह से देखते हैं। तीसरा, ये थीटा जो है उसकी यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। तो जब यूनिट नहीं होगी तो क्या लिख देंगे? इसको 1 के बराबर लिख देंगे। तो किसी भी संख्या में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिट लिखने में हम लोग मल्टीप्लाइकेशन करते हैं, नंबर विथ यूनिट का मल्टीप्लाइकेशन। तो किसी भी क्वांटिटी में 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता। केजी में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी रहेगा। 200 अगर मीटर है या सिंपली मीटर है और उसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मीटर को मीटर ही रहेगा, वो मीटर तो चेंज होने वाला नहीं है। क्लियर है? तो इस तरह से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मैं बात करूं इस तरह से एग्जाम्पल में ऐसा लिखा हुआ है कि साइन लिखा हुआ है, साइन अल्फा इंटू टी का स्क्वायर, ऐसे। क्लियर? ऐसे लिखा हुआ। सपोज दैट अल्फा इज एनी कांस्टेंट, कोई एक कांस्टेंट है। अल्फा क्या है? एनी कांस्टेंट। फाइंड यूनिट ऑफ अल्फा, टी इक्वल टू क्या है? टाइम है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे हम?
तो इसका सोल्यूशन करेंगे कि साइन अल्फा टी का स्क्वायर, साइन अल्फा टी का स्क्वायर इक्वल टू साइन अल्फा टी का स्क्वायर। इसको लिखेंगे क्या, ये जो है यूनिटलेस है, यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो अल्फा टी का स्क्वायर, अल्फा टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख देंगे, है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, 1/टी स्क्वायर लिख देंगे। अब टी का यूनिट आपको मालूम है कि नहीं। टी जो फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम है, तो इसकी तो यूनिट आपको पता है। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टी का पावर -2, और टी को लिखेंगे सेकेंड -2, या सेकेंड का स्क्वायर लिख सकते हैं, सेकेंड का स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/s का स्क्वायर। है कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट नहीं। ओके, अब यहां पर इस तरह की हम लोग बात कर लिए। अब और भी फिजिकल क्वांटिटी है बहुत सारे जिनका यूनिट नहीं होती है। फिजिकल क्वांटिटी है, यूनिट नहीं होती है। बहुत सारे ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी सेम यूनिट होती है, तो ये भी क्वेश्चन आता है। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी यूनिट ही नहीं होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है जिनकी यूनिट नहीं होगा। क्लियर। तो इसमें ऐसा है, दो फिजिकल क्वांटिटी हैविंग नो यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग नो यूनिट, मैंने वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी हैविंग नो यूनिट, वैसा फिजिकल क्वांटिटी इसका यूनिट नहीं होती है। जैसे कि आपको सबसे पहले जो मिलेगी फिजिकल क्वांटिटी वो तो है आपको एंगल, इसको थीटा सिंबल आप देते हैं। उसके बाद आएगा आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसके बाद आएगा आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसके बाद आएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसका सिंबल अक्सर ई दिया जाता है, इसका सिंबल म्यू दिया जाता है, इसका सिंबल थीटा हम लोग देते हैं, है ना। और है आपको स्ट्रेन, स्ट्रेन एक वर्ड है, इसकी भी यूनिट नहीं होती है। ओके, उसके बाद एक लाइट में आपको फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। ऐसे रिलेटिव डेंसिटी भी है, रिलेटिव डेंसिटी है जिसकी यूनिट नहीं होती है, इसको रो आर से शून्य लिख देते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसकी यूनिट नहीं होती है। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटी, ऑप्शन आर ऐसे एक वर्ड होता है 12th में, ये हो गया म्यू, या इसको एन भी लिखते हैं, है ना। इसको एक होता है आपको रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी, इसको म्यू आर हम लोग लिखते हैं ऐसे। इन सभी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट नहीं होती है, क्योंकि ये जो होती है एक्चुअली ये होती है आपको S/R होती है। ये जो होती है आपको अक्सर फ्रिक्शन फोर्स बराबर म्यू इंटू एन होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स /n हो जाती है। ये जो होती है E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बट वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये पढ़ेंगे आप, सब आगे डिस्कस करना है। स्ट्रेन में जो होता है ये होता है चेंज इन लेंथ बटे ओरिजिनल लेंथ। रिलेटिव जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। ये जो होती है ऑप्शन जो आर होता है वो म्यू
स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और ये जो होती है ऑप्सलन आर, ये होता है ऑप्सलन बटे ऑप्सलन नॉट होती है ना। और ये जो होती है म्यू आर, वो होती है म्यू बटे म्यू नॉट होती है। तो ये सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो, ये सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो, स्पीड बाय स्पीड, ये डेंसिटी बाय डेंसिटी, ये लेंथ बाय लेंथ, ये स्पीड बाय स्पीड, ये फोर्स बटे फोर्स, ये डिस्टेंस बटे डिस्टेंस। तो इस तरह से सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, इसलिए इन सभी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट नहीं होती है। ओके, तो मैं आज जो बताया आपको सिंपल इंट्रोडक्शन बताया, यूनिट्स के बारे में जानकारी दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जेईई मेन नीट के जो भी क्वेश्चन है उसको लेकर चलेंगे, क्योंकि ये जो लेक्चर चल रही है वो ओनली आपको नीट और जेईई मेन के लिए चल रही है 2024 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। सिलेबस जो है समय से पहले ख़त्म होगी और फिर से एक बार रिवीजन भी होगी। ओके, तो आज का मैं क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।